नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। दुनिया भर में कोरोना महामारी के चलते सब कुछ ठप पड़ा है। कोरोना के कोहराम के चलते स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में सन्नाटा पसरा है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर ग्रहण लग चुका है। छात्र परेशान है। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। ऐसे में यह सवाल है कि कैसे इस महामारी के दौर में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए जी राजस्थान शिक्षा ई विमर्श का आयोजन कर रहा है, जहां आज खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और साथ में प्रदेश के शिक्षा जगत के एक्सपर्ट, जो न सिर्फ आपके सवालों का, आपके जिज्ञासा का विराम लगाएंगे, बल्कि हर समस्या के समाधान से आपको अवगत भी करवाएंगे। तो सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चलेंगे तमाम दिग्गजों के पास। राजस्थान के दर्शकों की पहली पसंद जी राजस्थान। लगातार कामयाबी के सफर पर जी राजस्थान। पार्क रेटिंग में 61.6% चैनल शेयर के साथ नंबर 1 बना आपका अपना चैनल जी राजस्थान। हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान शिक्षा ई विमर्श। कोविड-19 के कारण बदल रही है दुनिया और इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर पड़ा है एजुकेशन पर। महीनों बीत गए जब बच्चों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज का मुंह नहीं देखा। करियर बिल्डिंग के सारे सपने धरे के धरे रह गए। कोई एग्जाम नहीं हो पाया तो कई रिजल्ट पेंडिंग हो गए। इन बदली परिस्थिति में कैसे तैयार होगा एजुकेशन का प्लान, आज आपको बताएगा आपका अपना चैनल जी राजस्थान। कार्यक्रम के लिए हमने आमंत्रित किया है राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री को। साथ ही हमने जोड़ा है राजस्थान के शिक्षा जगत में अपना लोहा मनवाने वाले धुरंधरों को। इनके पास है आपकी हर चिंता का समाधान। यहां मिलेगा असली परामर्श। जी राजस्थान शिक्षा ई विमर्श। तो वाकई में कोरोना ने बहुत सारी चीजों को बदल दिया है, नजरिया तक बदल दिया है। ऐसे में बेहद गंभीर सवाल है कि जो बच्चे बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, जो लगातार ऊंचाइयों को छूने की तमन्ना रखते हैं, उन बच्चों के भविष्य को लेकर अब से किस तरीके का पैटर्न सेट किया जाएगा। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, आज गेस्ट हैं, उन सभी से एक बार मैं आपका परिचय करवाता हूं। उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ खुद भंवर सिंह भाटी साहब कुछ देर में जुड़ जाएंगे, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री। कुछ देर में वो भी पहुंचने वाले, जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्टर वेणुगोपाल राव हैं, डायरेक्टर हैं मोदी विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पंकज गर्ग जी हैं, फाउंडर हैं ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय के, हमारे साथ ये भी जुड़ रहे हैं। श्री ओमकार बगारिया साहब हैं, सीईओ विवेकानंद विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अंकित अग्रवाल साहब हैं, डायरेक्टर हैं गीतांजलि विश्वविद्यालय के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही विनय कुमार चांदना साहब हैं, डॉक्टर विनय कुमार चांदना, प्रिंसिपल हैं JECRC विश्वविद्यालय के। आप सभी का स्वागत है सर राजस्थान शिक्षा ई विमर्श में। और कुछ देर में मंत्री जी आ जाएंगे तो बहुत सारे सवाल सरकार की तरफ से जो हमसे पूछने हैं और आप लोगों की जो तमाम सवाल हैं उसका भी हम उनसे सवाल आंसर कर लेंगे, उत्तर लेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा डॉक्टर वेणुगोपाल राव साहब आपसे। चूंकि मोदी विश्वविद्यालय महिलाओं को लेकर भी अग्रणी है, शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल करता हुआ जा रहा है, और जो चुनौतियां अभी खड़ी हो गई हैं इस वक्त इस हालात में, कोरोना के बाद, या कहा जाए कि अभी जो दौर चल रहा है, चूंकि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं। नया सेशन शुरू होगा तो उसको लेकर किस तरीके से यूनिवर्सिटी या फिर व्यवस्था शुरू की जाएगी, सुचारू की जाएगी, जो दिक्कतें आ रही उसका कैसे समाधान किया जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी तरफ से इसको लेकर क्या कुछ सोचा गया है कि आगे आने वाली चुनौतियां कैसी होने वाली और कैसे समाधान निकलेगा? राजस्थान वासियों को और एस्पायरिंग स्टूडेंट्स का जो पेरेंट्स को, हमारा यूनिवर्सिटी गर्ल्स यूनिवर्सिटी है तो और चिंता थोड़ा ज्यादा ही पेरेंट्स के लिए, क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड का जो पैंडेमिक है इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्वालिटी एजुकेशन तीनों ही एक पेरेंट को देखना पड़ता है। पहले 3.5 लाख से ऊपर पेरेंट्स बाहर बच्चों को आउट ऑफ द कंट्री भेजता था, लेकिन हमारा स्टेट में लगभग 83 यूनिवर्सिटी हैं एंड 3156 इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड इसमें लगभग 200 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं। हमारा राजस्थान का जो यहाँ लगभग 21 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहा है। हमारा ये चीज़ है, यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी दोनों भी मन में रखी। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हम पहले ऑनलाइन एजुकेशन
जैसा हमारा यूजीसी है और एआईसीटी फॉर इंजीनियरिंग और बिजनेस स्कूल्स के लिए, और आर्किटेक्चर है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जी ऑल दिस स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑलरेडी एक विधि विधान समय समय पर हमको दे रहा है। सो अभी कुछ दिनों तक मेरा उम्मीद है 2-3 महीनों में ये ऑनलाइन एजुकेशन से हम जाएंगे और द रेस्ट ऑफ द सेमेस्टर हम फिजिकल एजुकेशन के लिए मौका है। तो डॉक्टर पंकज गर्ग, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। आप तो यंगेस्ट फाउंडर ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम भी है। युवाओं की दिक्कत ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से बढ़ गई है, और चूंकि आप भी एक विश्वविद्यालय के फाउंडर हैं तो चीज़ों को आप भी समझ रहे हैं कि आखिर चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, कैसे इसको ऑपरेट करवाना है, और ये 3-4 महीने का जो काल बीत रहा है इससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जितने प्रोफेशनल कोर्सेस हैं उनको लेकर क्या कोई रियायत दी जाएगी, या फिर जैसे सरकारों ने अभी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया है या फिर कहा निरस्त कर दिया है, उसके बाद आगे शिफ्ट करने के लिए कहा गया है, क्या प्रोफेशनल कोर्सेज में यह संभव है या नहीं है? तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? जी मैं भी यहाँ देश का पहला निजी महिला विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की स्थापना का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ, और जो आज 12 साल में काफ़ी एक वृक्ष वृक्ष के रूप में एस्टैब्लिश है। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जहाँ तक मैं प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूँ तो इसमें विकल्प पहले से ही मौजूद हैं। हमें बस उसको अंडरस्टैंड करना था, और शायद नहीं कर पा रहे किसी वजह से। ये सब सेमेस्टर मोड में सिलेबसेस डिवाइडेड हैं, और सिलेबसेस में कभी भी फेल का कॉलम नहीं होता। सेमेस्टर मोड में अगर बच्चे का फेल भी हो जाता है तो भी वो एज ए बैकलॉग प्रमोट कर दिया जाता है। तो हमें, मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी स्टूडेंट कम्युनिटी को ये कहना है कि सरकार की तरफ हर चीज के लिए ना देखें। हम विश्वविद्यालयों को अपने एकेडमिक काउंसिल में इस रेगुलेशन को पास करके सभी बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए, सब्जेक्ट टू के जो एज ए बैकलॉग वो सब्जेक्ट को देते थे फेल होने पर, लेकिन यहाँ वो एज ए फ्रेश देंगे अगले 6 मंथ के बाद जो उनका एग्जाम होगा। ठीक है डॉक्टर ओंकार बगारिया साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप भी सर वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओ हैं, और यूथ की जो इस वक्त दिक्कत हो रही है इसको आप भी समझते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि ठीक है अभी कोर्सेज को लेकर हम बात कर रहे हैं, आने वाले सेशन को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज के फाइनल ईयर में थे और उनकी उम्मीदें थी कि इस बार अच्छे तरीके से वो पास हो जाएंगे और इसके बाद इंटर्नशिप या जॉब के बारे में सोचेंगे, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि मुझे लगता है कि अभी जॉब के बारे में भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, इंटर्नशिप को लेकर भी जिस तरीके से स्थिति पैदा होती है, तो ये जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटीज की तरफ से इसको लेकर बच्चों को कोई सपोर्ट किया जाएगा ताकि मेंटली वो परेशान ना हो सके? कैसे इन तमाम चीजों को ऑपरेट करेगी आपकी यूनिवर्सिटी या फिर शिक्षा विभाग? सर, समस्या ये काफ़ी गंभीर है, और ये समस्या पे करीब करीब अप्रैल से ही भारत सरकार एज वेल एज राज्य सरकार से काफ़ी निर्देश आए हैं, और इसी के बेसिस पे देश भर की वेरियस यूनिवर्सिटीज़ ने, जिसमें विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय ने भी अपने 8 सेमेस्टर के बच्चों की इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइमली ले लिए हैं, स्पेशली इन इंजीनियरिंग। तो हमारे यहाँ एग्ज़ाम जो है 8 सेमेस्टर इंजीनियरिंग का जो है करीब करीब मई में एज़ पर एकेडमिक कैलेंडर हो गया, जैसा गाइडलाइंस में यूजीसी और एआईसीटी ने दिया। जहाँ तक बच्चों के प्लेसमेंट की बात है, थोड़ा सा डिप आया है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सभी आईटी कंपनीज ने भी ऑनलाइन मीडियम ऑफ प्लेसमेंट रेडी किया, और आज करीब करीब जब से अप्रैल से हुआ है, मेरे को ध्यान है कि हमारे यहाँ पे विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 10 कंपनीज ने इस लॉकडाउन पीरियड में ड्राइव किया, जिसमें करीब करीब 70 से 80 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और चलता हूँ अंकित अग्रवाल साहब के पास, डायरेक्टर है गीतांजलि विश्वविद्यालय के। सर, अगर मान लीजिए 6 महीने तक स्थिति ऐसी ही रही, ठीक है, यूनिवर्सिटीज या कहा जाए सरकारों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से एक ऐसा माध्यम तैयार किया गया है कि बच्चों को कुछ ना कुछ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, उस तरीके से जैसे क्लासरूम का माहौल होता है वैसा तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी एक रेशियो चलाया जा रहा है कि ठीक है चलता रहे और बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। मान लीजिए 6 महीना इस तरीके से हालात बने रहे या फिर 1 साल बने रहे, तो उसके बाद समाधान क्या हो सकता है जिससे बच्चों को ज्यादा नुकसान ना हो या बिल्कुल नुकसान ना हो, या उनका साल ना बिगड़ जाए?
नमस्कार संजय जी। गीतांजलि यूनिवर्सिटी और गीतांजलि इंजीनियरिंग कॉलेज हम टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग बात है कि आप मेडिकल एजुकेशन जैसी चीज़ या टेक्निकल एजुकेशन चीज़ आप ऑनलाइन कब तक प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे अभी 3 या 4 महीने निकल चुके हैं बच्चों के, अगर आप ये 6 महीने या साल भर रहता है तो ये बच्चों को हमें सिखाना कि एक पेशेंट पे कैसे क्या बीमारी होती है या कैसे आप उसका डायग्नोसिस करते हैं या कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, ये एक चैलेंजिंग चीज़ होगी। ये चैलेंज है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। हमें आगे एज ए यूनिवर्सिटी हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम कैसे बेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स रख के या कैसे हम बैच वाइज बच्चों को बुला के यहाँ पढ़ा सके। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देखना पड़ेगा। इसका आप सही बोल रहे हैं कि कोई 6 महीने या 3 महीने टाइमलाइन नहीं है, ये साल भर भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है। तो इससे इंडस्ट्रीज को एडवर्स इफेक्ट ना मिले या हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ या डेंटल जो डॉक्टर्स हैं उनको एडवर्स इफेक्ट ना मिले, इसके लिए हम सरकार की गाइडलाइंस के भी फॉलो कर रहे हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी फॉलो कर रहे हैं और हम स्टेट से भी इस तरीके की हम गाइडलाइंस की अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द हम इन बच्चों को बुला के हम एजुकेशन की तरफ कर सकें। आप प्रिंसिपल हैं JECRC विश्वविद्यालय के और टेक्निकल समेत हर क्षेत्र में आपकी यूनिवर्सिटी योगदान देती है, बच्चों को शिक्षा दे रही है। लेकिन चाहे इंजीनियरिंग की बात की जाए, चाहे मेडिकल क्षेत्र की बात की जाए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए, चाहे किसी भी जो यूथ है उसके सपनों को उड़ान भरने की बात की जाए, ये हालात ऐसा पैदा हो गए हैं कि आप लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, सरकारें भी कुछ नहीं कर पा रही। लेकिन ये लंबा खिंचता है तो ऐसे हालात में क्या स्थिति बनेगी, कि किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं। दूसरा ये कि इस साल से 2020 से जब से कोरोना आया तब से शिक्षा को देने और हर एक चीज के नजरिए में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अगले 2-4 सालों के भीतर क्या आप देख रहे हैं कि चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं? सर, जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से और JECRC ग्रुप की एक यूनिवर्सिटी भी है। हम लोगों ने इसे चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। चैलेंज ताकि हम बच्चों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे सकें और अपॉर्चुनिटी बच्चों को किस तरह से एल्यूमिनी या फिर इंडस्ट्री या फिर और एक्सपर्ट्स के साथ उनका एक इंटरेक्शन करवाया जाए, किस तरह फैकल्टी अपना एक क्वालिटी मटेरियल बच्चों को दे, किस तरह से प्रैक्टिकल वगैरह को बच्चों तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और JECRC कॉलेज ने भी काफ़ी कदम उठाए हैं, जिसमें उनके वीडियो लेक्चर्स फैकल्टी के प्रैक्टिकल करते हुए और क्लासेस की डिलीवरी देते हुए ये बच्चों तक पहुंचाया गया है। बच्चों तक पहुंचाने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब बच्चों से बात की तो उनका जो फीडबैक आया कि क्लासेस जो भी ऑनलाइन हो रही है इसकी क्वालिटी सुधरी है। टीचरों ने या फैकल्टी मेंबर्स ने जो भी मटेरियल बच्चों के लिए तैयार किया, स्टडी मटेरियल तैयार किया, उसमें क्वालिटी इंप्रूव हुई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कंप्लेंट आई हैं जहां पर इंटरनेट की सुविधा ही उनके पास प्रॉपर तरीके से मुहैया नहीं हो पा रही। अगर क्लासेस छूटते हैं तो उसकी भरपाई कैसे की जाती है? तमाम सवाल हैं जो डाउटफुल हैं बच्चों के दिमाग में। इसका भी जवाब लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर ई विमर्श में, उसके बाद फिर से वापस आएंगे तो इन एक-एक सवालों का जवाब हमारे सभी एक्सपर्ट से लेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जिनका इंतजार किया जा रहा था। हमारे साथ जुड़ गए हैं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब। भाटी साहब, स्वागत है आपका।
सर काफी देर से आपका इंतजार था, क्योंकि सारी चीजें, सारे सवालों का जवाब आप ही की तरफ से आने वाला है। अब तो हालात को आपने देख ही लिया। कुछ दिन पहले आपने एक मीटिंग भी की थी सारे यूनिवर्सिटीज के साथ, और जो स्थिति इस वक्त बनती जा रही है, इसको लेकर सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? और 4-5 महीने अगर हालात ऐसे बने रहते हैं तो अभी तो परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है, आगे क्या कुछ किया जाएगा? कैसे उनको आगे दूसरे कक्षाओं में डाला जाएगा, या फिर जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे हैं, फाइनल जो ईयर के बच्चे हैं, उनको लेकर क्या कुछ सोचा गया है? देखिए, कोरोना की जब शुरुआत हुई और लॉकडाउन हमारे प्रदेश सहित पूरे देश में लगा जी, तो उस समय हमारी जो विश्वविद्यालयों की अधिकांश यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं चल रही थी, और उन परीक्षाओं को हमें बीच में स्थगित करना पड़ा कोरोना की परिस्थितियों की वजह से जी। और लगभग 3 महीने का समय बीत गया। लेकिन जो बीच का समय था, उस समय हमने राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों को यह आह्वान किया था कि चूंकि विद्यार्थी अब कॉलेज आने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखना हमारा दायित्व है, और उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने हमारे सभी शिक्षकों से यह आह्वान किया कि आप वर्क फ्रॉम होम थीम के साथ आप घर बैठ करके और अपने विद्यार्थियों को अपने अपने विषय से संबंधित, अपने यूनिवर्सिटीज, अपनी कॉलेजेस से संबंधित जिस पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो वो पढ़ रहे हैं, तो वो सारा ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों को लाभ दें जी। उसमें हमने ई कंटेंट्स की शुरुआत की। राजस्थान के हजारों शिक्षकों ने यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या अलग अलग माध्यमों से और अपने विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में, गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी यदि हम बात करें तो 5 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, और उन विद्यार्थियों को हमने प्रयास किया कि हम घर बैठे उनको शिक्षा का लाभ दे सकें। और लगातार चूंकि अब परिस्थितियां सामान्य अभी भी नहीं हो पा रही है, अनलॉक 1 के बाद अनलॉक 2 शुरू हो गया है। पहले हमने ये निश्चय किया था कि हम जुलाई के दूसरे सप्ताह से राजस्थान के यूनिवर्सिटीज की बची हुई परीक्षाएं हैं जी, उनको आयोजित करवाएं, और उसमें फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करवाने का हमने पूरा कार्यक्रम बनाया था जी। लेकिन अनलॉक होने के बाद जो 1 निकला, अनलॉक 2 में हम लोग चल रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में भी लोग पूरी तरह से जागरूक नहीं रहे और कोरोना का प्रसार और ज्यादा बढ़ने लगा। इन परिस्थितियों में हमारे पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों की एक मांग थी कि न सिर्फ विद्यार्थियों की बल्कि पेरेंट्स की तरफ से भी लगातार फीडबैक आ रहा था, मीडिया के माध्यम से ये आ रहा था कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं इन परिस्थितियों में आयोजित करवाना ठीक नहीं है और इन विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। देश भर में इस तरह की बात चल रही है। अभी 3 दिन पहले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के एक विशेष मीटिंग बुलाई, और उसमें इन तमाम परिस्थितियों, क्योंकि यदि हम परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं तो राजस्थान से बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान से बाहर रहते हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों में, अपने घरों में चले गए जी, तो उन लोगों के आने की समस्या, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी पूरा शुरू नहीं हुआ है। दूसरा, बड़ी संख्या में विद्यार्थी हॉस्टल्स में रहते हैं या पीजी में रहते हैं। उन विद्यार्थियों की भी समस्या थी कि दूसरे राज्यों से आकर के या अपने गांव से आकर हॉस्टल में रहना, क्योंकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है अनलॉक 2 की, उसमें भी राजस्थान के हमारे शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अभी छूट नहीं दी गई है। तो इन तमाम परिस्थितियों और कोरोना का जो स्प्रेड है, कोरोना का जो विस्तार हो रहा है, संक्रमण जो लगातार फैल रहा है, इन तमाम परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया जी कि हमारे राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में बिना परीक्षा प्रमोट किया जाता है, क्योंकि कोरोना की स्थिति कब सुधरेगी ये कहने की स्थिति में जी प्रमोट करने का निर्णय ले लिया गया है जी। उसमें
जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनको छोड़ करके जो सामान्य कोर्सेज हैं, उन सभी सामान्य कोर्सेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में प्रमोट करने का निर्णय लिया है जी। और इसके निर्देश तो सर ये सभी विश्वविद्यालयों को एडवाइजरी के माध्यम से एकेडमिक कोर्सेज होते हैं, इनको लेकर सर ये होता है कि चलिए ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगा, आप सरकारें साथ में खड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। जो प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हैं उनके पैसे भी जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लोन लेकर पैसा चुकाए हैं, उनका एक तरफ लोन का दबाव है, दूसरी तरफ लगातार समय बर्बाद हो रहा, और उनको ये नहीं पता कि सेमेस्टर पोस्टपोन कर दिया जाएगा या किस तरीके से उनका आगे का साल बीतने वाला है, उनका फ्यूचर होने वाला है। जो बच्चे पास आउट होकर नौकरियों की तरफ जाने वाले थे उनको भी दुविधा है कि अब तो नौकरी मिलेगी नहीं, इंटर्नशिप को लेकर क्या कोई सरकार सहायता करेगी, किसी तरीके से उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा या उनकी जो दुविधाएं हैं उसका समाधान कैसे होगा? देखिए, टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके द्वारा एक विस्तृत गाइडलाइन बनाई जा रही है। हमारे MHRD विभाग के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की इन परिस्थितियों में टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज के जो विद्यार्थी हैं उनको उनके एग्जाम आयोजित करवाना और इन परिस्थितियों में वो एग्जाम करवाए जाए या नहीं करवाए जाए जी, इन तमाम बिंदुओं पर MHRD विभाग के द्वारा पूरी तरह से गहनता से विचार किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि कोरोना की जो परिस्थितियां हैं, जो एक असामान्य परिस्थितियां हो गई है, और इससे देश का हर विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी तरह के कोर्स में पढ़ रहा है, तो सभी लोग प्रभावित हुए हैं। तो आने वाले में अतिशीघ्र मैं कहना चाहूँगा कि इस संबंध में एक डिटेल्ड गाइडलाइन आ जाएगी, और उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार भी हमारे विश्वविद्यालयों के जो VCs हैं, जो चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, उसको फॉलो अप किया जाएगा। चाहे निजी क्षेत्र है, चाहे हमारे राज्य की। ठीक है सर, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं भाटी साहब, और ये सारे लोग दिग्गज हैं, यूनिवर्सिटीज के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं। एक बार मैं परिचय करवा देता हूं, उसके बाद इन लोगों के भी सवाल है जो आपसे और सरकार से सीधे तौर पर ये लोग पूछना चाह रहे थे, और बहुत सारी दुविधाएं हैं, क्योंकि अगर इनकी दुविधाओं का समाधान हो जाएगा तो बच्चों की समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल जाएगा। मेरे साथ डॉक्टर वेणुगोपाल राव हैं, डायरेक्टर हैं मोदी विश्वविद्यालय के। इसके अलावा डॉक्टर पंकज गर्ग हैं, फाउंडर हैं ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय के। श्री ओमकार बगारिया साहब हैं, CEO हैं विवेकानंद विश्वविद्यालय के। इसके अलावा अंकित अग्रवाल साहब हैं, डायरेक्टर गीतांजलि विश्वविद्यालय के हैं। डॉक्टर विनय कुमार चांदना साहब हैं, प्रिंसिपल हैं JECRC विश्वविद्यालय के। मैं चाहूंगा सर, आप लोगों में से डॉक्टर वेणुगोपाल आपकी तरफ से, पंकज गर्ग जी आपकी तरफ से, अगर कोई भी समाधान या कोई सवाल है जो सरकार से आप लोग डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो बारी बारी से आप लोग भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा। हाँ, नमस्कार बनवर सिंह साहब। नमस्ते सर। आपका जो प्रेस ब्रीफिंग से पेरेंट्स तक पहुंच रहा है, और जो लोग ऑलरेडी कुछ दुविधा में हैं, आपका तरह से जो स्टेटमेंट्स जा रहा है वो दे आर गेटिंग एनलाइटेंड। तो अभी राजस्थान में जो बाहर से जो आया हुआ लोग, उन्हीं लोगों के लिए हमारा थोड़ा तकलीफ लग रहा है। उन्हीं लोगों को अभी बाई एयर आने में, बाई ट्रेन आने में, यहाँ कैंपस में तो अभी आना तो मुश्किल है, लेकिन अलग अलग जगह में जो इंटरनेट और क्वालिटी बैंडविड्थ का जो कनेक्टिविटी, वो सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशन का तरह से, कुछ गवर्नमेंट का तरह से थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कोशिश हो जाने से, एक्चुअली ये तो स्टेट लेवल का इश्यू नहीं, पूरा इंडिया का, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी से ऑलमोस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आना जाना होता है और नॉर्थ ईस्ट से भी आना जाना होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में एक तकलीफ हमको जो लग रहा है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम। डॉक्टर वेणुगोपाल जी, जो मोदी यूनिवर्सिटी से आप डायरेक्टर हैं, प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ विराजे हैं, और निश्चित रूप से आप डायरेक्टर हैं। मोदी विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान है बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, और आपने जो कनेक्टिविटी की बात कही है, मोदी विश्वविद्यालय में देश भर के, न सिर्फ मोदी बल्कि हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों के बच्चे अध्ययनरत हैं। और जो कनेक्टिविटी की जो बात आपने कही है, कनेक्टिविटी बढ़ाने की निश्चित रूप से आवश्यकता है, और इसके लिए हमारे जो केंद्र सरकार के हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं इस विभाग के, उनको हमने इस संबंध में पत्र भी लिखा है,
और हमने तो ये भी आह्वान किया है कि उनसे निवेदन किया है कि हमारे विद्यार्थी चूंकि अब कॉलेज कैंपस में जाकर पढ़ने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से भी हमारे, क्योंकि जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं, जो आज जिनकी परिस्थितियां ऐसी है कि वो सीधे कॉलेज से नहीं जुड़ पा रहे हैं और कई बच्चों के पास तो मोबाइल आदि भी नहीं है, तो रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं आने वाले समय में जल्दी से जल्दी। डॉक्टर पंकज गर्ग साहब, आप फाउंडर हैं ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय के। सर, आप भी अपना सवाल मंत्री जी से सीधा पूछिए। जी नमस्कार मंत्री जी। मंत्री जी, मैं निवेदन करता हूं आपसे कि जो स्टेट लेवल के मैटर हैं, मेरे हिसाब से अगर हम इंटीग्रेशन पे थोड़ा ध्यान दे दें तो हमारी काफ़ी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स BA BEd, BSc BEd और BEd MEd ये सब चलते हैं, सब जगह चल रहे हैं। अगर हम इन कोर्सों को यूनिवर्सिटी के आसपास या कॉलेज के आसपास जो +2 लेवल 10th लेवल के जो आपके स्कूल हैं उससे इंटीग्रेट कर दें और एक क्राइटेरिया फिक्स कर दें कि 5 या 10 स्कूलों का जो रिजल्ट है उसका अपग्रेडेशन भी हमारे हाथ में होगा। हम उन बच्चों, हमारे बच्चे वहाँ ट्रेनिंग भी करेंगे, हम उन टीचर्स जो +2 लेवल तक के हैं हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे और हमारे बच्चों की इंटर्नशिप भी हो जाएगी। तो एक जो लोकल गवर्नेंस है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा है कि इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट करने बच्चों को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता है। तो आप इससे देखेंगे कि एक सामूहिक विकास शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से अभी UV उन्नत भारत अभियान जो भारत सरकार का कार्यक्रम शुरू हुआ है जिसमें स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है, अगर जो हमको 5 गांव 10 गांव 10-20 गांव जिसकी जितनी कैपेसिटी, उसके पूर्ण विकास की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों को दे दी जाए या उनका समायोजन उसमें कर दिया जाए, तो आगे आने वाली शिक्षा, जब भी कोविड से हमें निजात मिलेगी तो हम इन कामों को बखूबी कर पाएंगे। और जब इस तरह के इन्फेक्शंस रहेंगे कोविड जैसे, तो वो बच्चे जिस भी एरिया में रहते हैं वहां उनको प्रवृत्ति चूंकि हो जाएगी सामुदायिक कार्य करने की, तो वो वहां भी इस काम को कर पाएंगे। हाँ, पंकज गर्ग जी ने जो बातें कही है, एक तो इंटीग्रेशन कोर्स के बारे में आपने कहा है और दूसरा एग्रीकल्चर कोर्सेज के बारे में। तो एग्रीकल्चर कोर्सेज के बारे में आपने ये भी कहा है कि हमारे विश्वविद्यालयों को, जो हमारे प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं, इनको आसपास का जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो कृषि, क्योंकि एग्रीकल्चर मूल कृषि पर आधारित हमारा पाठ्यक्रम होता है, तो इसमें आपने जो बात कही कि हम आसपास के गांवों को उसमें जोड़ सकते हैं, उसका डेवलपमेंट करवा सकते हैं, तो ये आपका जो सुझाव है बहुत ही सराहनीय सुझाव है। राजस्थान के हमारे जो गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको हमारे कुलाधिपति महोदय के द्वारा ये निर्देशित किया गया है, राज्यपाल महोदय के द्वारा, कि हर विश्वविद्यालय कम से कम 2 गाँव को गोद ले और उन गाँव का डेवलपमेंट विश्वविद्यालय अपने स्तर पर करवाएं। तो उसकी वजह से राजस्थान के बहुत सारे गाँवों का कायाकल्प हुआ है और उसकी वजह से न सिर्फ वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि एजुकेशन को बढ़ाने का काम भी उन यूनिवर्सिटीज़ ने उन गाँवों में किया है और वहाँ के विद्यार्थी, वहाँ के छात्र जो है इस विश्वविद्यालय से सीधा जुड़ने की वजह से वो आगे एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज की आपने जो सुझाव दिए हैं, निश्चित रूप से इन सुझावों पर भी सरकार के द्वारा अमल किया जाएगा। और डिजिटल ई कंटेंट्स अभी वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, आज हमारे विद्यार्थी एकमात्र माध्यम है वो ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम का, अपने सिलेबस का पूरा अध्ययन कर सकता है, अपने शिक्षकों के अपने पढ़ाई कर सकता है। तो अभी पिछले 3 महीनों में राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों के द्वारा, उनके शिक्षकों के द्वारा बड़ी संख्या में ई कंटेंट्स बना करके, ई लेक्चर बना करके
अपलोड किए जा रहे हैं। और आपने जैसा कहा कि एक ऐसा स्टेट लेवल का पोर्टल डेवलप किया जाए जिस पर तमाम अभी वर्तमान में हमारा पोर्टल है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का, उस पर हमने अलग अलग कॉलेजेस के शिक्षकों की तरफ से तैयार की गई सामग्री को डाला है, लेकिन इसको और ज़्यादा डेवलप करके और हमारे सभी विश्वविद्यालय चाहे निजी क्षेत्र के हैं चाहे हमारे राजकीय क्षेत्र के हैं, सबका जो मटेरियल है उसको एक प्लेटफॉर्म पर डालने का आपने जो सुझाव दिया है, उस सुझाव पर भी, क्योंकि वर्तमान समय की आवश्यकता हो गई है, ऑनलाइन एकमात्र सहारा हमारा ऑनलाइन है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम विद्यार्थियों को जोड़ सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और वो घर बैठे ये महसूस नहीं करे कि हम एजुकेशन से कट ऑफ हो गए हैं। ओमकार बगारिया साहब हैं, सीईओ हैं विवेकानंद विश्वविद्यालय के। सर, आप भी सवाल मंत्री जी से सीधा पूछ सकते हैं, आपके अगर पास कोई सवाल है या आपका भी कोई डाउट है तो पूरे मामले पर। सर, मैं सबसे पहले तो मंत्री जी और राज्य सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस फेज़ में बहुत जल्द निर्णय लिए हैं और सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी है। मेरा एक ही सुझाव है सर कि राज्य में आज करीब करीब 21 विश्वविद्यालय हैं। हमारे यहाँ अगर टेक्निकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा बच्चा है, जो कि एक बहुत बड़ा वर्क फोर्स है। और जैसा देश भर में भी चल रहा है, मेरे ख्याल में राज्य सरकार को आगे बढ़कर उद्योग विभाग और बाकी जितने भी विभाग जहाँ से एमएसएमई और ये जो है इनको लेके इनकी समस्याओं का समाधान अगर हमारे बच्चों के साथ मिलकर करें, एक हम ऐसे कम्युनिटी इनोवेशन प्लेटफॉर्म बनाएं। भारत सरकार की तरफ से विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर भी अलॉट हुआ है अभी रिसेंटली, ये कोविड की इस फेज़ के दौरान ही हुआ है। तो ऐसे अगर कोविड इनोवेशन सेंटर अलग अलग विश्वविद्यालयों में बनाएं और हम सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को साथ लेकर और हमारे जितनी इंडस्ट्री एसोसिएशंस को साथ लेकर अगर शिक्षा विभाग ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाता है जहां इन समस्याओं का समाधान हो सके, क्योंकि अब कोविड के बाद इंडस्ट्री की भी काफ़ी समस्याएं नई उजागर हुई हैं और मेरा ये मानना है कि हमारे राजस्थान के विद्यार्थी और हमारे शिक्षाविद इसको सॉल्व करने की पूरी क्षमता रखते हैं, तो हम एक नए तरह का मार्केट और इनोवेशन कल्चर राजस्थान में बना पाएंगे और इससे राजस्थान की ग्रोथ भी होगी और हमारे यहाँ देश और विदेश से छात्र पढ़ने भी आएंगे। हाँ, संजय जी, बगड़िया साहब ने जिस प्रकार से बताया कि विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जिनका इस विश्वविद्यालय के माध्यम से भी विद्यार्थियों को प्लेसमेंट के लिए समय समय पर आयोजन करवाए जाते हैं, और आपका जो सुझाव है कि तकनीकी शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो राजस्थान में बड़ी संख्या में अध्ययनरत हैं और इन विद्यार्थियों को का प्लेसमेंट किस प्रकार से हो, जब ये डिग्री लेकर के अपने विश्वविद्यालय से अपने कॉलेज से निकले तो उससे पहले कैंपस प्लेसमेंट हम किस प्रकार से करा सकते हैं, उनको रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो इस दिशा में आपने जो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात कही है, हमारे जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उन तमाम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ बात करके, और हमारे चूंकि अभी रोजगार के अवसर कोरोना की इन परिस्थितियों में जो लोग एम्प्लॉयड थे उनके रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। आज इंडस्ट्रीज की स्थिति भी खराब हुई है, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में हमारे पास प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अच्छी प्रतिभाएं हैं हमारे विद्यार्थी। तो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ बात करने की आपने जो बात कही है, आपका जो सुझाव है, हमारे उद्योग मंत्री जी के साथ कोऑर्डिनेशन करके, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो टेक्निकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं या एमबीए करने वाले विद्यार्थी हैं, तो इन विद्यार्थियों को हम ज्यादा से ज्यादा प्लेसमेंट करवा सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि स्थिति संभल जाएगी, सुधर जाएगी तो उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, अंकित अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, सर डायरेक्टर है गीतांजलि विश्वविद्यालय के। अंकित जी, आप भी अपना सवाल या अपना सुझाव कोई हो तो सरकार से, मंत्री जी से साझा कर सकते हैं। नमस्कार मंत्री जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव रही है और
स्टेट गवर्नमेंट ने और आपकी मिनिस्ट्री ने बहुत प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं इसको पूरा करने के लिए। मेरा सवाल ये था कि आज तक ये देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट या ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ने डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट नहीं किया है, सरकारी जॉब्स के अंदर भी प्रमोट नहीं किया है, पर एक कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगता है कि डिस्टेंस लर्निंग एक न्यू नॉर्मल होने वाला है। तो क्या हम एक रेगुलर क्लासेस और डिस्टेंस लर्निंग को एक सेम प्लेटफॉर्म में देखने वाले आने वाले समय में, या उसको हम फिर भी एक अलग ही नजरिए से देखने वाले हैं? भाटी साहब, जहाँ तक हमारे विश्वविद्यालयों की बात है, हमारे गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटीज़, हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, कोविड के इस अभियान में एक एक कर्मचारी से लेकर इनके जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सब लोगों का सहयोग रहा। जयपुर के, मैं समझता हूँ कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा कैंपस कोविड को लेकर सरकार को पूरा समर्पित कर दिया और बड़ा सहयोग रहा। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि हर तरह से सभी शिक्षक समुदाय का, सभी विश्वविद्यालयों का सहयोग रहा। और जहाँ तक आपने डिस्टेंस लर्निंग की बात कही है, तो ये एक कह सकते हैं कि इन परिस्थितियों में हमें एक चुनौती भी है, उसके साथ साथ हमें एक अवसर के रूप में भी हमें देखना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज नहीं आ सकते तो वो घर बैठे पढ़ सके, ऑनलाइन पढ़ सके, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ सके। क्योंकि अब ये परिस्थितियाँ कोरोना को लेकर ही उत्पन्न हुई है, तो डिस्टेंस लर्निंग की भी आवश्यकता महसूस की जा रही है, ऑनलाइन लर्निंग की, ऑनलाइन टीचिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो आपका जो सुझाव है डिस्टेंस लर्निंग का, उस पर भी सरकार के द्वारा विचार किया मैं समझता हूँ कि ठीक है सर, पूरा विधि सम्मत और हम पूरा परीक्षण करवा करके ठीक है निश्चित रूप से इस पर निर्णय किया जाए। ठीक है सर। हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार चांदना साहब हैं, प्रिंसिपल हैं JECRC विश्वविद्यालय के। डॉक्टर विनय कुमार जी, आप भी अपना सवाल मंत्री जी से पूछिए। अगर कोई विचार है, कोई आपके पास सुझाव भी है, तो मैं चाहूंगा कि वो भी साझा करिए, ताकि सरकार को भी थोड़ी राहत मिल जाए या फिर कोई आइडिया मिल जाए, क्या पता इससे सबका भला हो जाए। मंत्री जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में आपका और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है और टाइम से, समय से सभी डिसीजन लिए जा रहे हैं। मेरा सिर्फ एक विचार है कि डिजिटल एजुकेशन को बंद ना किया जाए आने वाले समय में, चाहे ये कोविड की समस्या रहे या ना रहे, इसका कुछ पोर्शन 30 या 40% उसको एम्बेड कर दिया जाए फिजिकल क्लासेस के साथ, और इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट में भी डिजिटल ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एक पोर्शन उसको ऐड कर दिया जाए, जिससे बच्चों को भी काफ़ी सहायता मिलेगी आगे ग्लोबल लेवल के ऊपर कंपटीशन में जाने की। और मेरा दूसरा सवाल है, आज जो भी परिस्थिति आज की डेट में हुई है, अभी कॉलेजेस में बच्चों का जो एडमिशन है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि किस तरह से हम आगे चलें ताकि बच्चों का एडमिशन जल्दी से जल्दी हो पाए, ताकि 12वीं का क्योंकि रिजल्ट आने वाला है या कई जगह पर आ गया है, तो बच्चों को जल्द से जल्द एडमिशन देके उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा सकें। इसके लिए सर अगर आप कुछ मदद करें। मंत्री जी। हाँ संजय जी, चांदना जी ने जो बात कही कि डिजिटल लर्निंग हमने आवश्यकता के अनुसार अभी शुरुआत की है और इसको बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। आपका सुझाव बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और इसको न सिर्फ बढ़ावा दिया जाए बल्कि इसको कंटिन्यू किया जाए। आपने जो बात कही है कि कुछ पार्ट परिस्थितियां सामान्य होने के बाद भी, कोरोना से निजात मिलने के बाद भी डिजिटल लर्निंग को एजुकेशन का एक पार्ट बनाया जाए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो सकता है कभी भी आए, या बच्चे घर बैठ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, चाहे वो कितने ही दूर बैठे हो। तो ऐसी जब परिस्थितियां आई है तो हमें एक अवसर मिला है और इस अवसर को हमें पूरा समझने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से आप सभी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और उसके लिए सरकार का भी पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास ही नहीं बल्कि हम ये निर्णय भी करेंगे कि डिजिटल लर्निंग को आगे कंपलसरी हम हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे कॉलेजेस में हम लागू करें।
और जो प्रवेश की प्रक्रिया आपने कही है कि जो परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं हो गई है, उनका रिजल्ट भी थोड़े समय बाद आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होने, तो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन प्रोसेस उसको रखना है हमें। उसके लिए हमने विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए हैं, क्योंकि अभी विद्यार्थी की ये स्थिति नहीं है कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आकर के फीस जमा करा सके, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सके। तो सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा फीस का जो प्रोसीजर है वो पूरा ऑनलाइन रखेंगे, और जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होगी, जब कॉलेज खोलने की स्थिति आएगी, जब भारत सरकार के द्वारा छूट दे दी जाएगी कि अब कॉलेज और स्कूल खोल दिए जाएं, तो उन परिस्थितियों में ही हमारे शैक्षणिक संस्थानों को खोला जा सकेगा। लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया हम समय पर शुरू कर सकें, इसके लिए हमने ऑनलाइन सिस्टम को अच्छे से अच्छा लागू करने का प्रयास किया है। और उसमें यदि कोई कमियां हैं, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है उसके आधार पर हम इसको और ज्यादा ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरे भी कुछ सवाल है, चूंकि मैंने बहुत लोगों से जब इस कॉन्क्लेव के पहले बहुत सारे संगठन से या बच्चों से बातचीत की, तो बहुत सारी दुविधाएं थी जिसको लेकर वो आपसे सवाल करना चाह रहे थे। मैं बाद में उनके नाम भी लूंगा, कुछ ऐसे सवाल है, लेकिन जो मेरे पास सवाल है मैं एक बार उसका जवाब ले लूं। सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं या कुछ लोगों ने, कुछ अभिभावकों ने ऐसा कहा है कि ज्यादातर बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं, ऐसे में पढ़ाई का कोर्स डिले हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से जो लोन की किस्तें होती हैं उसको लेकर कोई राहत, छूट या उसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी ताकि नुकसान की भरपाई हो जाए, या फिर उनको ज्यादा लोड ना हो, बोझ ना पड़ जाए उनके सिर पर? संजय जी, निश्चित रूप से जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के हैं, हमारे मेडिकल के हैं, MBA आदि के हैं, ऐसे बहुत सारे और भी कई कोर्सेज हैं जिनमें बच्चों को एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। और चूंकि परिस्थितियां कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हुई है, इन विद्यार्थियों का जो शैक्षणिक सत्र है वो डिले हुआ है, और विद्यार्थी मानसिक रूप से भी काफ़ी परेशान हैं। इनके पेरेंट्स हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स के रोज़गार बंद हो गए हैं, उनकी नौकरियां छिन गई है, इंडस्ट्रीज है या दुकानें हैं, तो वो भी, उनमें भी इनकम नहीं होने की वजह से पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हुई है। तो एजुकेशन लोन में जो राहत या जो छूट की बात कही है, तो ये मैं समझता हूँ कि अधिकांश बैंकों के द्वारा लोन लिए गए हैं विद्यार्थियों के द्वारा। लेकिन हमारी जो शिक्षण संस्थानें हैं, जो हायर एजुकेशन विभाग से संबंधित हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे हमने ये जरूर ये एक आह्वान किया है सरकार के द्वारा, हमने एडवाइजरी भी जारी की है कि इस साल फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाए, क्योंकि सामान्यतः 5 या 10% फीस हर साल गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों की बढ़ाई जाती है, वार्षिक जो फीस होती है उसको इस साल हमने ये कहा है कि फीस पूरी तरह से नहीं बढ़ाई जाए। और उसके साथ साथ हमने ये आह्वान भी किया है कि कोरोना की इन परिस्थितियों में ऐसी विपरीत परिस्थितियां पिछले सैकड़ों हजारों सालों में नहीं आई है, और इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सभी विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजेस हैं वो विद्यार्थियों के जो फीस का जो दबाव है, मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा है कि फीस के अभाव में हमारे स्टूडेंट्स की कोई टीसी नहीं काटी जाए, उनको समय दे दिया जाए, उनको फीस को पार्टली जमा कराने का अवसर दिया जाए पेरेंट्स को, और उनके टीसी काट करके उनको घर नहीं भेजा जाए, क्योंकि अभी विपरीत परिस्थितियां हैं। और उसके साथ साथ लोन में छूट देने की जो बात है, तो ये भारत सरकार क्योंकि बैंकों से संबंधित है, और इसमें चाहे राज्य सरकार है चाहे भारत सरकार है, इसमें पूरी एक विस्तृत जानकारी लेकर के और एक बड़ा निर्णय लिया उसके बाद कदम बढ़ाएगा। अच्छा, पब्लिक का कुछ सवाल है सर, मैं नाम लेके बकायदा जिन लोगों ने पूछा है और मैं पूछना चाहूंगा, उसका जवाब लेना चाहूंगा। टोंक से पहला सवाल है, कुलदीप मीणा ने यह सवाल पूछा है, जिसमें पूछा है उन्होंने कि बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा करवाने को लेकर सरकार क्या प्लान कर रही है, कब तक संभव है परीक्षा होना, साथ ही बीएड के प्रवेश के लिए 27,000 रुपए प्रवेश शुल्क को लेकर क्या सरकार लॉकडाउन की वजह से कोई राहत देने के बारे में सोच रही है, उसमें कोई कम किया जाएगा? जैसा मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि जो
टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उसमें बीएड भी उसमें शामिल है, लॉ के जो कोर्सेज हैं उसको भी इसमें शामिल आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि बीएड की जो परीक्षाएं हैं उनका निर्णय एनसीईटी ही है, हमारा जो बीएड का जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारे कंट्री वाइज एजुकेशन की, तो वो एनसीईटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। तो उसके माध्यम से उनके द्वारा भी कुछ गाइडलाइन जारी की जा रही है बहुत ही शीघ्र। तो वहाँ से जो भी गाइडलाइन और दिशा निर्देश आते हैं तो उसके बाद बीएड की अंतिम वर्ष की और अन्य परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित या प्रमोट की जो मांग बीएड के विद्यार्थियों को भी की जा रही है, तो उस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और बीएड की जो प्रवेश की फीस है तो पिछले 2 सालों से 27,000 रुपये फीस वार्षिक फीस ली जाती है, और इस फीस को हमने पिछले 2 सालों में बढ़ाया नहीं है, अभी भी नहीं बढ़ाएंगे। और चूंकि इसमें 27,000 रुपये जो फीस ली जाती है तो ये इसमें नियमित कक्षाएं भी लगाई जाती है, इसमें बड़ी संख्या में प्राइवेट बीएड के हमारे कॉलेजेस भी हैं, तो उनको कॉलेजेस को संचालित करने के लिए जरूरी है रेगुलर स्टाफ की सैलरी से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। फिर भी विद्यार्थियों के द्वारा जो बात कही गई है, मैं एक तो यह आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस फीस को किसी भी स्थिति में इस साल बढ़ाया नहीं जाएगा, हमने जैसा सरकार ने निर्णय लिया है। और इस फीस को कम करना या इसको पार्टली लेना, ये जो विद्यार्थियों के द्वारा जो मांग की गई है तो इस पर भी विचार किया के द्वारा। ठीक है सर, एक और सवाल है जो बहुत बेसिक सवाल है। मुझे लगता है कि राजस्थान के कई इलाकों में इस वक्त हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। जयपुर से भूपेंद्र कुमावत साहब का सवाल ये है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा की पहुंच बहुत कम है, मोबाइल तो सबके पास है लेकिन इंटरनेट सेवा या फिर कहा जाए कि नेटवर्क प्रॉपर नहीं होता। ऐसे में छात्रों को शिक्षा दिलवाने के लिए सरकार क्या करेगी, क्योंकि उन छात्रों को अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ाने की कोशिश करते हैं तब भी वो प्रभावित हो रहे हैं। देखिए संजय जी, इंटरनेट की बात जो कही गई है, निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ नेट की पर्याप्त सुविधा नहीं है, जहाँ टावर्स आदि नहीं है। क्योंकि बड़े शहरों में या जो जिला मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की सुविधा कम होने की वजह से हमारे विद्यार्थी ऑनलाइन जो टीचिंग है, ऑनलाइन लर्निंग है, उसका पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं। और भूपेंद्र यादव जी ने जो बात कही है, मैंने जैसा पहले भी हमारे विश्वविद्यालयों के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी ये बात उठाई गई कि ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए हर विद्यार्थी को जोड़ने के लिए नेट की सुविधा पर्याप्त होना जरूरी है, और जो कि अभी पूरे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। तो इस संबंध में हम लगातार भारत सरकार के साथ ये पत्राचार भी कर रहे हैं, हम ये पूरा प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से भी संपर्क किया जा रहा है कि इन परिस्थितियों में, कोरोना की परिस्थितियों में ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग या सारी मीटिंग्स, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी खुद जो मीटिंग्स ले रहे हैं, पिछले 3 महीनों में करीब 150 मीटिंग्स उन्होंने ऑनलाइन ली है। तो सारा सिस्टम, आज समय की आवश्यकता हो गई कि इंटरनेट इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है, बिल्कुल। और इंटरनेट को हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल चीजें जो थोड़ा समय लेती है और उसके आधार पर किया जाएगा। सर, समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं समझ गया कि तमाम चीजों को, मुझे लगता है कि जिन्होंने सवाल पूछा वो भी समझ गए। भंवर सिंह भाटी साहब, जितने मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल राव हैं, डायरेक्टर हैं मोदी विश्वविद्यालय के, इनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद। डॉक्टर पंकज गर्ग हैं, फाउंडर हैं ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय के, इनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद। श्री ओमकार बगारिया साहब हैं, सीईओ हैं विवेकानंद विश्वविद्यालय की, इनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद। श्री अंकित अग्रवाल साहब हैं, डायरेक्टर हैं गीतांजलि विश्वविद्यालय के, इनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद। और डॉक्टर विनय कुमार चांदना साहब है, प्रिंसिपल हैं जेईसीआरसी विश्वविद्यालय की तरफ से, इनकी तरफ से भी आपको धन्यवाद। और हमारे साथ जितने मेहमान जुड़े थे उनका मेरी तरफ से धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें कि ये जो कार्यक्रम संभव हो पाया है, ये मोदी यूनिवर्सिटी
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, गीतांजलि यूनिवर्सिटी, JECRC यूनिवर्सिटी, इन सभी के सहयोग से आज हम ये विमर्श कर पाए हैं, जिसके जरिए तमाम छात्रों का, तमाम अभिभावकों का, प्रदेश की शिक्षा नीति को लेकर, प्रदेश की शिक्षा के अगले कदम को लेकर जो सवाल थे सबका समाधान हो पाया है। आप सभी का शुक्रिया समय देने के लिए, विमर्श में शामिल होने के लिए, तमाम सवालों का समाधान देने के लिए और साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को लेकर जो रास्ता था, सपना था, उनकी दुविधाओं को दूर करने के लिए। फिलहाल ई विमर्श में इतना ही। नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि इस पैंडेमिक के दौरान जो मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा है वो बहुत सराहनीय है, और उसमें भी ख़ास तौर से आप लोगों ने इन बातों को समझा कि इस समय स्टूडेंट भी परेशान हैं। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के सामने भी एक बात आ रही है कि वो क्या पॉलिसी अडॉप्ट करें, क्या ना करें। गवर्नमेंट के साथ भी यही हाल है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि अचानक ये सब कुछ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कम्युनिकेशन गैप, उस कम्युनिकेशन गैप को आपके माध्यम से दूर किया जा रहा है। जी राजस्थान न्यूज़ और माननीय श्री मंत्री जी श्री बवर सिंह भाटिया जी मिला की हमारा कुछ यूनिवर्सिटीज़ का लोगों को बुलवा की एक कॉन्क्लेव, शिक्षा कॉन्क्लेव एक प्रोग्राम में सभी लोगों का व्यू पॉइंट्स लेके एक चर्चा हुआ। ये चर्चा पेरेंट्स के लिए और पूरा स्टेक होल्डर ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत उपयोगकारी है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द मिनिस्टर एज वेल एज द जी राजस्थान न्यूज़ फॉर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ द प्लेटफॉर्म। जी की तरफ से आज जो शिक्षा ई विमर्श कॉन्क्लेव रखा गया, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम था। मेरे हिसाब से अभी पेरेंट्स और बच्चों में एक अनसर्टेनिटी है कि क्या होगा, कैसे होगा, और आज के प्रोग्राम से शायद कुछ आंसर्स मिल पाएँ। मैं आदरणीय मंत्री महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो वैसे भी रेगुलर टाइम टू टाइम सभी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और आज जिस तरह से उन्हें खुल के ये भरोसा सभी इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट को दिलाया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। आज मुझे यहाँ जी स्टूडियो में मौका मिला जी राजस्थान की तरफ से बच्चों के साथ और मंत्री जी के साथ बात करने का। इसके लिए मैं जी राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस तरह के प्रोग्राम आगे होते रहने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या जो भी सिनेरियो कोविड-19 की वजह से चल रहा है, सभी पेरेंट्स और सभी स्टूडेंट्स अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनके साथ सीधे संवाद करने के लिए टीवी या रेडियो एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके थ्रू हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं।